विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही जो विभिन्न राजनीतिक दल है अपने अपने उम्मीदवार की जो नाम की है घोषणा कर दी है। और वहीं अगर बात करें डाबग्राम फुलवारी विधानसभा केंद्र में तो भाजपा, सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस तीनों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वहीं अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है डाबग्राम 1 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में और यहाँ पर सीपीआईएम के जो उम्मीदवार है दिलीप सिंह वह जो है घर घर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे कि वह जो है इस बार विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं और जो है वोट जो मांग रहे हैं तो जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं, यह जो सीपीआईएम के जो उम्मीदवार है उनसे जानेंगे। और आपको मैं बता दूं यह डाबग्राम फुलवारी विधानसभा केंद्र में वर्तमान में जो है भाजपा के यहाँ पर विधायक है और इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं। और सीपीआईएम के जो उम्मीदवार है वह चौथी बार इस बार जो है इस विधानसभा केंद्र से उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया पार्टी के तरफ से। 3 बार वह जो है लगातार इस विधानसभा केंद्र से हार का सामना किया, लेकिन फिर भी वह जो है पार्टी उन पे चौथी बार भरोसा जताया है। और उनसे बात करते हैं कि आखिर चौथी बार जब आपको पार्टी उम्मीदवार बनाया है तो क्या भरोसा करके बनाया है और आप क्या उनके जो उम्मीद है उस पर खरा उतर पाएंगे। तो इनसे बात करते हैं। चलिए सीधी क्या कहेंगे, पार्टी आपके ऊपर चौथी बार भरोसा किया और आपको उम्मीदवार बनाया है, जनता तो भरोसा नहीं कर रही लेकिन पार्टी आप पे भरोसा करके चौथी बार उम्मीदवार बनाया, तो जनता का कैसे भरोसा जीतेंगे, क्या कह रहे हैं जनता? बिल्कुल सही आपने कहा। इस विधानसभा क्षेत्र से 3 बार सीपीआईएम को शिकस्त मिला है। ये हार तो व्यक्तिगत हार नहीं होती है, ये पार्टी हमारी यहाँ हार गई। लेकिन हार के बाद भी हमारी पार्टी, मैं दिलीप सिंह, जनता के लड़ाई, जनता के समस्याओं को लेकर संगठित कर हम लोग रास्ते पर लड़ते रहे। लड़ाई नहीं हारी, संघर्ष नहीं हारा। जनता के जो आवाज थे उस आवाज में आवाज मिलाकर जनता के हक की लड़ाई को हम लोग जारी रखे हैं। आज भी जनता के हक के लिए ही हम लोग ये घर घर घूम रहे हैं। इसलिए ये हार नहीं था, ये हार संघर्ष, लड़ाई, आंदोलन की जीत थी जो अनवरत चली है। जब उजाड़ दिए गए चेकपोस्ट में दुकानदार, लाल झंडा लेकर हम लोग सारे साथी उन दुकानदारों को हक दिलाने के लिए महीने दिन तक अवस्थान पर रहे और हम लोगों ने जीत हासिल किया। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बाध्य किया कि उनके दुकान को दें। इस तरह से बहुत लड़ाई, महंगाई के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ, जब भी तृणमूल कांग्रेस के लूट हुआ, 26,000 नौकरी, पार्थो अरेस्ट हुए, कितने घटनाएं, सिलीगुड़ी में विकास रुक गया, रास्ते घाट के विकास के लिए रास्ता अवरोध करना, हम लोग ये करते रहे। आपने जैसे कहा कि आप जनता के बीच में है और जनता का समर्थन रहते हैं और उनको सपोर्ट कर, लेकिन जनता आप पे भरोसा क्यों नहीं जता रही, क्या समझाने में असमर्थ हो रहे हैं? जनता ने जिन पर भरोसा किया, लोग जिनको जिताए वो नदारद रहे, वो नहीं दिखे। यहाँ से 2 बार मंत्री हुए, मेयर हुए और लास्ट में वो छोड़कर उनको जाना पड़ा, वो छोड़कर चले गए। लेकिन मैं आज भी अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा में डटा हूं, लड़ रहा हूं। जो 5 बरस थी नदारद रही, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि इन दोनों विधायकों ने ऐसा कुछ नहीं किया जो कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में ये काम हम लोगों ने किया। मुंशी प्रेमचंद की स्थापना मेरे नेतृत्व में हुआ। मैं उस समय एजुकेशन जो ट्रस्ट है उसका सेक्रेटरी था। हमारी पार्टी ने 1909 में 17 यहाँ जूनियर हाई स्कूल इस पूरे क्षेत्र के अंदर किया, जो आज तक 15 बरस में हाई स्कूल नहीं हुए। ईस्टर्न बाईपास हम लोगों ने किया, एक के बाद एक रास्ते घाट किए। सिलीगुड़ी नगर निगम के 14 वार्ड में विकास जो भी दिख रहा है ये वामपंथियों का देन है। लेकिन आज ये विगत दिन की 5 बरस की विधायिका और उसके पहले के 2 वर्ष के विधायक गिना सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। केवल लोगों को धोखा दिया है, प्रतिश्रुति दिया था पट्टा दे देंगे, पट्टा रेडी था, पट्टा के कागजात रेडी थे, 641 पट्टा रोक दिया है, ये सरकार ने रोका है, जो हमारे समय बिल्कुल उनसे सलामी ले लिया गया था। क्या जवाब देंगे ये लोग? रोक दिए,
नहीं दिए। इस बार चुनाव आया है, फिर कहेंगे पट्टा हम लोग देंगे, पट्टा हम लोग देंगे। तो ये आश्वासन लोग देते रहे और साथ साथ धोखा देते रहे। हम लोग हारे, लेकिन लोगों को धोखा नहीं दिए। लोगों के साथ रहकर लोगों के आंदोलन संग्राम और लोगों को सहूलियत लड़ाई के तरीके से देते रहे। आपने जैसे कहा कि आप 3 बार हारने के बाद भी फिर चौथे बार आप मैदान में हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले 2 बार जो विधायक थे, मंत्री भी थे, वो हारे और उसके बाद इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर वो चले गए। वो कह रहे हैं कि अपने हम जन्मभूमि में जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना है। जन्मभूमि में गए हैं, ये भी तो उनकी जन्मभूमि थी। ये भी तो सिलीगुड़ी है, नाम है डाबग्राम फुलबाड़ी, लेकिन ये सिलीगुड़ी से अलग नहीं है। अब क्यों गए, क्या उनकी बाध्यता थी, वो समझते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन नए नए नैरेटिव तैयार करना है। कोई जन्मभूमि हो जाता है, कोई पितृभूमि हो जाता है, और ये तो मेरा कार्यभूमि है, मेरा काम का जगह है। मेरा यहीं से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है, इसी विधानसभा क्षेत्र से, और मैं इस माटी का आदमी हूँ। कुछ लोग मेरे हिंदी भाषी होने पर सवाल उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये भाषा के नाम पर विभाजन करने वाले लोग, धर्म के नाम पर विभाजन करने वाले लोग क्षणिक हैं। मैं यहाँ का हूँ, मैं बिहार भोजपुरी बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे भरपूर बांग्ला भाषियों का समर्थन प्यार मिला है, उड़ेल कर मिला है। भाषा और धर्म पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले आपने जैसे छेड़ ही दिया कि आप ये भी सिलीगुड़ी है, तो सिलीगुड़ी जो डाबग्राम फुलबाड़ी में जो 14 वार्ड आता है, उसको उस वार्ड को जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है। आप खुद नगर निगम में रहे थे, आप कंपेयर अगर करेंगे इधर का 33 वार्ड और इधर का 14 वार्ड, तो डिफरेंस होता है। लोग भी कहते हैं तो ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार, जब सिलीगुड़ी का ये हिस्सा है तो इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ? और आप उस समय नगर में निगम में थे तो आप लोग क्यों नहीं कर पाए? और वर्तमान आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये इलाका पंचायत में था, 94 के पहले ये इलाका पंचायत में था। वाम सरकार ने सोचा इस इलाके को कॉरपोरेशन करना सही होगा विकास के लिए, और कॉरपोरेशन होने के बाद दिन दुगना रात चौगुना इस इलाके का विकास हुआ। रास्ते नहीं थे, विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं था, पानी पीने का व्यवस्था नहीं था। ये तमाम चीज हुए, हमारे समय में हुआ। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब वामपंथी चला रहे थे उस समय हुआ। लेकिन एक बात आप जिधर इंगित कर रहे हैं, 94 में आना और 58 आजादी के बाद से म्युनिसिपैलिटी रहना में अंतर रह गया है। आज भी सिलीगुड़ी के एक वार्ड से हम लोगों के वार्ड में अंतर दिखता है। ना कि सिलीगुड़ी के अगर आप कोई 15 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर वार्ड में चला जाए तो वहां पर मैजेस्टिक रोड बनता है, और यहाँ पर आज भी कच्चा रोड है। नहीं, मैं जब यहाँ काउंसिलर 2 बरस पहले था तो मैजेस्टिक वार्ड सबसे बड़ा आईजी ऑफिस से शुरू होकर सालूगढ़ा तक बनवाया था। ऐसा नहीं है कि मैजेस्टिक नहीं बना, लेकिन जरूरत के अनुसार और भी यहाँ जरूरत है। जो रकबा है, जितनी जरूरत है, बाद में इंक्लूड हुआ ये इलाका, तो और जरूरत है। और 5 बरस में ये जो लोग अभी तृणमूल का बोर्ड है, इस जरूरत को तो अनदेखा ही नहीं, इस जरूरत को और बढ़ा दिया है। जाइए लोअर भानुनगर का जो रास्ता देखिएगा तो रोज दीजिएगा, रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते हैं, वहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल हो जा रहा। ऐसे असंख्य रास्ते हैं इस पूरे इलाके में। तो ये है इनके समय, और ये बढ़ गया है। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता भी पाया कि एट पार किया जाए, लेकिन एट पार नहीं हुआ था। सिलीगुड़ी रहा, और एडेड इलाका, संयुक्त इलाका के दर्द को लेकर रहा। ये मैं नहीं कहूंगा कि हम लोग उनके बराबर आ गए, ये अंतर रहा, लेकिन उस इस अंतर को आप लोग क्या इसको दूर कर पाएंगे? बिल्कुल दूर किए थे। जब हम लोग थे तो दूर करने का प्रयास किए थे और पहुंच चुके थे। जब हमारी बोर्ड आएगी, हमारा एज पर नीड, जितनी जिसकी जरूरत होगी उसके अनुरूप काम होगा। छोटा सा वार्ड 11 नंबर, वहां भी जितना, और 42 सबसे बड़ा वार्ड उतना, वहां भी उतना। ऐसा हमारी सोच नहीं थी और न रहेगा। अभी ये लोग तो डुबा दिए हैं, अभी आप वर्तमान में पंचायत इलाके में प्रचार में घर घर में जा रहे हैं, और इस अगर बात करें पूरे डाबग्राम 1 और डाबग्राम 2 पंचायत इलाके, तो ज्यादातर जो इलाका है वो शहरीकरण हो गया, शहर के पास ही है। तो लोगों की जो एक मांग है, इस इलाके को जो है पंचायत से म्युनिसिपैलिटी किया जाए, उस मांग को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्योंकि भाजपा कहती है कि वो आएंगे तो इसको म्युनिसिपैलिटी कर देंगे, और अभी तृणमूल कांग्रेस
के उम्मीदवार है और वो उनका क्या कहना वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? क्या देखिए, इसको लेकर लड़ाई में यदि कोई था तो हम थे, सीपीआईएम था। हम लोग इसको जयकांत स्कूल में हजारों लोगों को लेकर कन्वेंशन किए थे और वहां से ये आवाज उठाए थे कि इस इलाके को, माने डाबग्राम 1-2, फुलवारी 1-2 के एक अंश को म्युनिसिपैलिटी किया जाए। यह हमारी आवाज थी। अभी भी आप आर्काइव में जाइएगा, मीडिया के आर्काइव में, तो देखिएगा कि बड़ा सा एक नागरिक कन्वेंशन हुआ था जिसमें सारे लोग शिरकत किए थे। उसके बाद सरकार बदल गई, हम नहीं कर पाए। और जो लोग 15 बरस रहे, जो इस बार भी कहेंगे कि हम करेंगे, वो 15 बरस तक इतने नींद में रहे कि उनको याद नहीं आया कि ये अब पंचायत नहीं होगा, पंचायत ये परिसेवाएं नहीं दे पाएंगी, पंचायती जो व्यवस्था है अब ये अचल हो गया है इस इलाके के लिए, नहीं सुन करे। लेकिन लोगों को फिर ये झांसा दिया जाएगा। और बीजेपी तो चाहे तो आज हो जाएगा, सीधे मोदी जी कहेंगे और ममता जी हाँ कर देंगी। लेकिन ऐसा बीजेपी तो कहते हैं कि राज्य सरकार नहीं कर नहीं, बड़ा सेटिंग है ना, बड़ा अच्छा ये माने बॉन्डिंग है, देखिएगा। और इस बात को लेकर शिखा चटर्जी ने कभी क्या विधानसभा में सवाल उठाया? विधानसभा में इसको लेकर कोई मुहिम चलाया? नहीं चलाया। लेकिन हम न विधानसभा के बीच में तो कह रहे नहीं कहना, अब चुनाव के पहले हम लोगों ने तो हजारों लोगों को लेकर कन्वेंशन किया, और प्रचार ही नहीं, कन्वेंशन करके हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन जो लोग थे उनको कहा कि भाई इसको म्युनिसिपैलिटी करो। लेकिन हम हार गए। लेकिन हम जब थे, पीने की पानी की व्यवस्था हम लोग किए थे। जब हम लोग थे तो ऐसा बहुत चीज किए थे, डाबग्राम 2, फुलबाड़ी 1-2 में एसडीडीए के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, बॉर्डर रोड नेटवर्क के माध्यम से, जो आज भी दिखता है। डाबग्राम फुलबाड़ी में जो एक सबसे बड़ी जो समस्या दिख रही है लोगों की, वो है स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ पर एक जो है अच्छा अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल जो है लोगों को, डाबग्राम अगर बात करें माझावारी से लेकर भुटकी तक, तो लोग को 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके सदर अस्पताल में जाना पड़ता है, वहां भी काफी भीड़ होता है। तो 15 साल आप जो है जब आप लोग सरकार में थे तो उस समय यहाँ पर वो जो है अस्पताल क्यों नहीं बनवा पाया? और अभी अगर आएंगे तो क्या डाबग्राम फुलवारी विधानसभा केंद्र के लोगों को बेहतर अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाएगी? बिल्कुल। हम लोग जब थे तो सिलीगुड़ी के तमाम सब वार्डों में इम्यूनाइजेशन सेंटर, बच्चों का टीकाकरण, हेल्थ सेंटर, छोटा हेल्थ सेंटर, बड़ा हेल्थ सेंटर हम लोगों ने किया। अपने विवेकानंद नगर में आप देखे होंगे, एक हेल्थ सेंटर था जहां डॉक्टर्स बैठते थे, जहां डॉक्टर्स आते थे, रोगियों को देखा जाता था। छोटे स्तर पर हम लोगों ने शुरू किया था। हमारी परिकल्पना थी कि ये जो टीबी अस्पताल है इसको एक पूर्णांग अस्पताल कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य हम हार गए। और उसके बाद ये लोग 15 बरस तक सोचा ही नहीं कि इस इलाके के लिए अलग। अब लेकिन अपने जो प्रस्तावना आएगा इनका मैनिफेस्टो, उसमें वो रखेंगे कि अस्पताल करेंगे। और बीजेपी से तो मेरी जो इच्छा, माने आशा थी कि यहाँ एम्स के तरह कोई अस्पताल बनेगा पूरे नॉर्थ बंगाल में। मेरी तो ये इच्छा है कि हम लोग यदि आए तो आयुष्मान की तरह एक ऐसा हेल्थ व्यवस्था करें जो सबको सहूलियत दे। आज देखिए, स्वास्थ्य साथी है, चले जाइए आनंद लोक में, कुकुर की तरह खदेड़ देता है। चले जाइए आप किसी दूसरे अस्पताल में, वो हेरिटेज हो या नॉर्थ बंगाल हो या मेडिका हो। यानी कि आप लोग भी भाजपा की उम्मीद पर टिके हुए कि भाजपा ये करेगा? भाजपा कोई हेल्थ परिसेवा सरकार में रहकर, यदि आप पुलिस में हैं और चोर को पकड़ते हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू नहीं बनता है। यह आपका दायित्व है। आज भाजपा सरकार में है तो स्वास्थ्य और शिक्षा का काम उसका ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जो मान लीजिए कर नहीं पाई, ये उसकी व्यर्थता है। एम्स यहाँ होना चाहिए था, बड़ा अस्पताल केंद्र सरकार बना सकती थी, नहीं की। इस बार वो लोग कहेंगे, लेकिन आशा थी, हम लोग आशा किए थे कि यहाँ से एमपी 2 बीजेपी के हैं, 2 एमएलए हैं पूरे नॉर्थ बंगाल से, 6 एमएलए 7 एमएलए हैं। ये लोग नॉर्थ बंगाल में बड़ा हेल्थ का परिसेवा तैयार करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, दुर्भाग्य। इसलिए हम लोग कह रहे हैं लोगों से कि भाई मौका हमें दीजिए। 34 बरस में जो हम किए हैं आपने देखा है, आने वाले दिनों में हम करके दिखाएंगे। भाजपा के विधायक एमपी तो कहते हैं कि उनको राज्य सरकार काम नहीं करने देता। आप लोग भी विपक्ष में, तो आप लोग आएंगे तो कैसे काम? अरे कहे 34 बरस में तो विपक्ष में कांग्रेस थी। हम लोगों ने तो ऐसा ऐतिहासिक काम किया जिसको दुनिया देखा। पंचायती व्यवस्था तैयार किए जिसको राजीव गांधी ने कहा कि ये मॉडल व्यवस्था है, और नकल किया। हम लोगों ने तो जोतदार जमींदारों से जमीन छीनकर जो खेत में काम करने वाले थे, साधारण गरीब किसान, उनको जमीन दे दिया। सरकार तो नहीं रोक पाई, केंद्र सरकार तो नहीं। हम लोगों ने बकरेश्वर ताप विद्युत केंद्र किया। हम लोगों ने एक के बाद एक
यहाँ जो विकास के काम किए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किए, एक्सपेंशन ऑफ शिक्षा, एजुकेशन जो हुआ, आप देखिए इस इलाके में जितने स्कूल्स, जितने कॉलेज हैं, ये टीएमसी ने नहीं बनाया, वो हमारे समय का बना हुआ है। तो ये सब काम हम लोग कर पाए। हाँ, बाधाएं होती हैं, बाधाओं को टांग कर ही उसको सरकार कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये अजुहात नहीं चलेगा कि ये करने नहीं दिया, ये करने नहीं दिया। क्या करने नहीं दिया? अच्छा, डबल आप लोग ये तो काम तो तब कर पाएंगे जब आप शून्य से शिखर पर आप लोग को पहुंचना है। शून्य से शिखर पर पहुंचना है तो लोगों को कैसे भरोसा वोटर को दिलाएंगे कि हम शून्य पर है और शिखर पर पहुंचेंगे? क्या कहेंगे, कैसे? सवाल है, यही सो जो आपसे बात कर रहे हैं, जो बतिया रहे हैं, उसी तरह से लोगों से भी बतियाएंगे, बोलेंगे विश्वास रखिए। 34 बरस देखे हैं, कॉर्पोरेशन में देखे हैं, 2.5 बरस पहले तक दिलीप सिंह को आपने चेयरमैन की हैसियत से देखा है, लोगों का काम करते हुए देखा है। कोई तृणमूल का हो या बीजेपी का हो, कोई मेरे पास आया तो मैं उसके लिए सीपीएम के नेता के तौर पर नहीं, एक प्रतिनिधि, उसका जनप्रतिनिधि के तौर पर उसके साथ खड़ा रहा। तो ये लोगों ने देखा है, जिया है इस चीज को। इसीलिए शून्य से ही शिखर पर पहुंचा जाता है। शून्य के बिना एक रह जाएगा, लेकिन जब उसके साथ शून्य लगेगा तो एम्पावर्ड होता है। हम लोग 77 में सरकार में नहीं थे, 78 में हम सरकार में आ गए। ये मिराकल नहीं था, ये जनता के संघर्ष, लड़ाई का ही फल था। आज हम जो लोग लड़ रहे हैं, ये आज नहीं तो कल रंग तो दिखलाएगा। 78 वाला जो मिरेकल हुआ है वो यहाँ पे 26 में होगा इस बार? बिल्कुल मिरेकल होगा, और लोग मिरेकल के निर्माता होंगे, लोग ही करेंगे। जितने घर में मैं सुबह गया, कोई ऐसा घर नहीं था जो नहीं कहा कि आपको वोट नहीं देंगे। ये वो जो क्षण है ना कि दादा बाबू तोके ही वोट दीबो, उसी क्षण को लेकर मैं जी रहा हूं और लोगों के पर विश्वास कर रहा हूं कि लोग मुझसे झूठा कह सकते थे कि नहीं तुमको वोट नहीं देंगे, सीपीएम को वोट नहीं देंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं तो लोगों पर विश्वास मैं करता हूं। कॉमरेड ज्योति बसु ने कहा था लोगों पर विश्वास करना पाप है, और मैं विश्वास करता हूं कि लोगों पर विश्वास करो, सूरत बदलेगी। मतलब कॉमरेड की बात का उलट आप नहीं, लोगों पर विश्वास करना, वो कहे थे कि ये यदि लोगों पर विश्वास ना करो तो वो पाप है। मैंने लोगों पर विश्वास करो, और मैं भी लोगों पर विश्वास कर रहा हूं, और इस विश्वास, ये पूरा विश्वास है कि ये लोग ही हैं जो सूरत को बदल देंगे, व्यवस्था को बदल देंगे। ये जो विधानसभा केंद्र, इस विधानसभा केंद्र में बहुभाषी जो है लोग रहते हैं, ये लेकिन एक आपके ऊपर जो है टैग लगाया जा रहा है कि आप हिंदी भाषाभाषी उम्मीदवार है और आपका जो परिचित है हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में ही है। तो इसको कैसे आप दूर कर पाएंगे और जनता को कैसे समझा पाएंगे कि आप सबके लिए काम करेंगे? क्या यही तो कहीं नहीं है कि दिलीप सिंह को 3 बार उम्मीदवार होने के बाद भी जो है 4थी बार उम्मीदवार होना पड़ा? और नहीं, मैं 17 बरस तक जहाँ से चेयरमैन रहा, जहाँ से जीता, वो हिंदी भाषी नगण्य हैं, लेकिन लोगों का प्यार मिला, लोगों का समर्थन मिला। लोग काम देखते हैं, लोग व्यक्ति देखता है, लोग नीति देखता है दल का, उस आधार पर लोग अपना नेता चुनता है। मैं हिंदी भाषी होकर भी पूरे शहर का नेता हूँ, सीपीआईएम का नेता हूँ, और ये प्यार मुझे मिलता है। सिलीगुड़ी विभिन्न भाषा भाषियों का बसोबास है, यहाँ रहते हैं नेपाली रहते हैं, यहाँ राजवंशी रहते हैं, यहाँ बिहारी रहते हैं, यहाँ बंगाली रहते हैं। ये भाषा भाषी में जो बिखराव लाया जा रहा है ना, देखिएगा ये मीडिया में काफी चल रहा है। तो ये जो कौन लोग हैं जो भाषा भाषी के नाम पर, ये वही लोग हैं जो राजू बिष्ट को वोट दे देते हैं, जो गोरखालैंड की बात ऊपर करते हैं और नीचे आ जाते हैं। वो जो कॉलेज पाड़ा के लोग जो है ना, उनको वोट दे देते हैं। वो सिलीगुड़ी के हैं ही नहीं, वो दार्जिलिंग जिला के हैं ही नहीं, वो बंगाल के हैं ही नहीं। अरे मैं तो यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ का हूँ, और हाँ, मैं बंगाली नहीं हूं और बंगाली हूं, तो ये मेरी ताकत है कि मैं सबको लेके चलता हूं और सबके साथ रहता हूं, और सब मुझे अपना मानते हैं। कोई अपना बेटा मानता है, कोई मेरा भाई मानता है, कोई दादा मानता है, और आज से नहीं मानता है, वर्षों वर्ष से मानता है। ये जो हमसे डरे हुए लोग हैं ना, जो मेरे व्यक्तित्व से डरे हुए हैं, जो मेरे पर्सोना से, मेरे पार्टी के नीति से डरे हुए हैं, वो इस तरह का घिनौना बात करते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर। अरे ये बंगला पोखो ना कौन है जो जाके बोलता है कि हिंदी बोलने से पिट देता है, उसके खिलाफ हम बोलते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। डरे हुए, सहमे हुए हैं। और मैं नहीं बोलता हूं, ये हमारी पार्टी है जो ऐसे तत्व जो धर्म के नाम पर, जो भाषा के नाम पर आक्रमण कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीपीआईएम है। इसीलिए वो लोग सीपीआईएम से डरते हैं, और सीपीआईएम से डर कर
वो कभी किसी को बंगाली बना देते हैं, कभी किसी को अबंगाली बना देते हैं, कभी किसी को नेपाली बना देते हैं और वोट देते हैं ठीक वो अपने जगह पर, जैसे राजू बिष्ट को दे देते हैं। जैसे इसके पहले राजू बिष्ट के पहले भी सिलीगुड़ी शहर उनको वोट दे देता था जो बंगाल का होता ही नहीं था, यशवंत सिंह से लेकर उसके आगे भी इंद्रजीत खुल्लर से लेकर, तो वो सब वही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वोट। अरे उम्मीद क्यों, मुझे तो बार बार वोट मिला है और कम वोट नहीं मिला। 81,000 वोट प्रथम बार में मिलना इसी दिलीप सिंह को मिला था। 42 नंबर वार्ड से सिलीगुड़ी में सर्वोच्च वोट प्राप्त करने का जो प्यार मिला है वो 42 नंबर वार्ड दिया है। लेकिन आप और तुम लोग 42 नंबर के हो, तुम लोग दिए हो। आपको 82,000 वोट मिला था, लेकिन यहाँ तो जो अलग अलग दल है वो कहते हैं भाजपा का लड़ाई टीएमसी से और टीएमसी का लड़ाई भाजपा से। तो आप लोग कहाँ पे, वामफ्रंट कहाँ पे, सीपीएम कहाँ पे? ये जो है ना बाइनरी कि या तो हमको दो नहीं तो उनको दो, ये नहीं चलने वाला है। अब तीसरा विकल्प जो था आज और मजबूती से ऊपर की ओर आ रहा है, वाम, क्योंकि रास्ते पर 5 बरस हम थे, लोग देखे हैं 5 बरस कौन उनके हक की लड़ाई को लड़ा है। इसीलिए ये या तो मुझे नहीं तो उसको, ये जो बाइनरी है ना, 2 भागों में 2 पोल में बांट दो पूरे शिविर को, नहीं चलेगा। तीसरा पोल बहुत मजबूती से आ रहा है। जो टीएमसी के जो उम्मीदवार है, वो मेरा आखिरी प्रश्न है, उन्होंने कहा कि वह जो है जो भाजपा के जो विधायक है उनका मां सम्मान जैसा और उनका आशीर्वाद लेकर जो है वह प्रचार में उतरेंगे। तो आप सीपीएम के उम्मीदवार है, क्या कहेंगे इसको? अरे यदि वो उनको मां मानते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं तो इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। और सिलीगुड़ी शहर छोटा शहर है, तो यहाँ अगर बेटे उनको आशीर्वाद दे देगा तो फिर आप लोग कहाँ रहे? नहीं, ये आशीर्वाद का जो चक्कर है ना, विजय आशीर्वाद है ना? महाभारत जब हुआ था ना, तो दोनों शिविर लोगों के पास पहुंचता था। कृष्ण के पास दोनों शिविर पहुंचा था, दुर्योधन भी पहुंचे थे, अर्जुन भी पहुंचे थे। तो ये लोगों से आशीर्वाद लेना मतलब विजयी भव नहीं। शिखा जी विजयी भव नहीं कहने जा रही हैं। शिखा जी कहेंगे खुश रहो, मस्त रहो, इलेक्शन अच्छा से लड़ो, लेकिन जीतेंगी मैं। वो कहेंगे उनसे कि अरे जीत तो मेरा है, तो ये भी कहेगा कि जीत मेरा है। और ये दोनों के इस वार्तालाप में हम ऊपर से कहेंगे कि भाई जीत हम लेंगे। चलिए, अभी चुनाव का और भी दिन है, आप इस प्रचार में आपके साथ और जगह दिखेंगे और जनता क्या कहती है वो अभी हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे सीपीएम के जो उम्मीदवार है दिलीप सिंह, और उन्होंने बेबाकी से सभी बातों का जवाब दिया और वह कह रहे हैं कि इस बार शून्य से शिखर पर जो है उनका दल पहुंचेगा। तो अब देखने वाली बात है, वोट जो है 23 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग है। तो अब जनता क्या डिसाइड करती है और जनता क्या डिसीजन लेती है वो भी आप लोग के बीच में रहेगा। तो इस फिलहाल सीपीएम के उम्मीदवार दिलीप सिंह से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस बातचीत को लेकर आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। और इसी तरह से लगातार जो राजनीति से जुड़ी खबरें है वो आप लोग के बीच में दिखाते रहेंगे। जी हाँ, इसी तरह से देखते रहिए खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।